गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएनकेपी गवर्नमेंट कॉलेज की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम बीए पार्ट फर्स्ट में समाजशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। तो पेपर सेकंड में अपना यूनिट 2 चल रहा है। तो हम परिवार का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने परिवार की परिभाषा और परिवार की विशेषताएं और जो परिवारों का जो वर्गीकरण था उसके बारे में पढ़ा। आज के इस क्लास में हम भारतीय समाज की जो अन्यतम विशेषता है संयुक्त परिवार के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि संयुक्त परिवार किसको कहते हैं, संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या हैं, संयुक्त परिवार के लाभ क्या हैं और क्या संयुक्त परिवार के दोष हैं और समय के साथ में संयुक्त परिवार में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। कुछ लोगों को यह आशंका है कि भारत में संयुक्त परिवार का पतन हो रहा है, कुछ लोग इसको इस रूप में कह रहे हैं कि नहीं, पतन नहीं हो रहा है, परिस्थितियों के हिसाब से उसमें उनका रूप परिवर्तित हो रहा है। तो आज इस पूरे उस पर आज हम लोग एक विहंगम दृष्टि इसमें डालेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि संयुक्त परिवार को कहेंगे किसको, तो वह परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन खाते हैं, एक सम्मिलित संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, वह संयुक्त परिवार इसमें कहलाता है। कई विद्वानों ने इसको अपने अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित करने का प्रयास किया है और इसमें सबसे पहले इसमें जो इरावती कर्वे जिनकी पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, क्या नाम है, किनशिप इरावती कर्वे की पुस्तक का नाम है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में नातेदारी का संगठन। इसमें इरावती कर्वे ने इस पुस्तक में लिखा है कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी इसमें होते हैं। एक जो इसमें जो दूसरी परिभाषा है, वो जो परिभाषा है वो आईपी देसाई की है। आईपी देसाई की पुस्तक का नाम है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। आईपी देसाई सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ। सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ। सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ। आईपी देसाई के अनुसार हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक अर्थात 3 या 3 से अधिक के सदस्य रहते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा आपस में संबंधित रहते हैं। इस प्रकार आईपी देसाई कहते हैं कि हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक अर्थात 3 या 3 के सदस्य रहते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों व कर्तव्यों द्वारा एक साथ में रहते हैं। एक इसमें अन्य परिभाषा जो महत्वपूर्ण है एस.सी. दुबे की है। दुबे साहब कहते हैं कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का नाता हो और एक ही स्थान पर भोजन करते हों तो तथा एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों तो उससे हम सम्मिलित रूप को हम संयुक्त परिवार इसमें कहेंगे। तो ये परिभाषा एस.सी. दुबे की इसमें है। अब एक सम्मिलित परिभाषा देंगे। एक संयुक्त परिवार का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं अथवा एक पीढ़ी के भाई अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों तथा अन्य संबंधियों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हैं। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम इसकी परिभाषाओं के आधार के अलावा इसकी जो विशेषताएं हैं वो बताना यहाँ पर समीचीन इसमें होगा। तो हम संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या क्या इसमें बताएंगे, उससे ये और ज़्यादा क्लियर होगा। संयुक्त परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली संयुक्त परिवार की विशेषता है वो सामान्य निवास।
जैसा कि हर परिभाषा में आ रहा है, सामान्य निवास। संयुक्त परिवार की पहली व्यवस्था है कि जो इसके सदस्य हैं उनका एक सामान्य निवास होता है, यानी कि उसके सदस्य एक ही स्थान पर, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हैं। एक छत का मतलब एक कमरा नहीं है, मतलब छत उनकी आपस में जुड़ी हुई होती रहते हैं, कमरे अलग अलग, जैसे पुराने टाइम में हवेलियाँ इस तरह की जो जगह होती थी, यानी उनका घर एक ही होता है। वो उसकी पहली विशेषता है, सामान्य निवास। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, वैसे तो इसी में शामिल है, लेकिन हम उसको बोल सकते हैं सामान्य रसोई घर। सामान्य रसोई घर सम्मिलित परिवार की ये मैं कहूँगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो उनका जो खाना है एक ही स्थान पर बनता है, उनकी रसोई क्या होती है, एक ही जगह पे होती है। तो एक जगह पर रहेंगे, एक जगह उनका रसोई घर होगा। दूसरी उनकी सामान्य संपत्ति, या सामान्य का शब्द सामूहिक, बात सामान्य शब्द का मतलब यहाँ सामूहिक आएगा, सामूहिक संपत्ति। सामान्य, सामान्य को सामूहिक, आप सामूहिक भी कह सकते हैं, सामूहिक संपत्ति। सामान्य से आप कंफ्यूज होंगे, तो सामूहिक संपत्ति, आप इस शब्द की जगह आप सामान्य की जगह सामूहिक भी लिख सकते हैं, सामूहिक संपत्ति। तो ये इनकी सामूहिक उसमें संपत्ति होती है, यानी इसमें जो भी संपत्ति होती है, चाहे कोई सदस्य इसमें कम कमाता हो, कोई ज़्यादा कमाता हो, कोई घर पे काम करता हो, कोई बाहर करता हो, संपत्ति के अलग अलग स्वामी संयुक्त परिवार में नहीं होते। पूरी जो परिवार की संपत्ति होती है वो एक उस पर सब सदस्यों का समान रूप से उसमें अधिकार उसमें होता है। इसकी चौथी विशेषता है सामान्य पूजा या सामान्य धार्मिक कर्तव्य, या बोलेंगे हम लोग सामूहिक पूजा। सामूहिक पूजा, सामूहिक पूजा या सामूहिक आराधना ही बोल देंगे इनको। हिंदू समाज में जो धार्मिक कार्य होते हैं वो परिवार सामूहिक रूप से मिल करके करता है, अलग अलग धार्मिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है। तो ये भी एक सामूहिक जो पूजा है वो भी इसका एक अन्यतम विशेषता संयुक्त परिवार की मानी जाती है। अगली विशेषता कहेंगे रक्त संबंध से संबंधित। संयुक्त परिवार के जो सदस्य हैं वो आपस में रक्त संबंधी होते हैं, रक्त संबंधी। संयुक्त परिवार में पति पत्नी जो कि आपस में विवाह संबंधी हैं, उनके अलावा जो भी संबंधी हैं आपस में रक्त संबंधी भी होते हैं। जैसा आपको बताया गया था कि भारत में गोद लिए गए पुत्र या पुत्री को भी अपने जैविक के पुत्रों के समान ही अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं, तो वो भी इस परिभाषा में यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर रक्त संबंधी होंगे, पति पत्नी विवाह संबंधी होंगे, और साथ में जो गोद लिए हुए पुत्र पुत्री हैं वो भी संयुक्त परिवार में शामिल होंगे। अगली संयुक्त परिवार की विशेषता है बड़ा आकार। ये तो सामान्य सी बात है, इतने सारे लोग जब एक साथ रहेंगे तो परिवार का आकार तो बड़ा होगा ही। तो क्योंकि जहां हमने पिछली बार जो वर्गीकरण किया था वहां हमने देखा कि एकल परिवार में तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, जहाँ सामान्य परिवार की जब हम बात करें तो पति पत्नी आगे उनके बच्चे भी आ जाएंगे, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। और जब जॉइंट फैमिली की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग इसमें शामिल होते हैं, तो इसलिए इस परिवार का आकार काफी बड़ा होता है। अगली इसमें विशेषता है अधिकार और दायित्व। अधिकार और दायित्व, अधिकार और सामान्य रूप से हम देखें तो अधिकार और दायित्व दोनों एक ही चीज के जो पहलू हैं। आज जो किसी व्यक्ति का कोई अधिकार मिले हुए हैं तो कल उसको कुछ उसके दायित्व भी उसके होते हैं। तो परिवार के जो कमाने वाले सदस्य हैं उनके ऊपर परिवार को एक आर्थिक संबल देने की या कमाने की जिम्मेदारी होती है। जो वृद्ध और बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण की जिम्मेदारी होती है। और जब वही युवा सदस्य जब वृद्धावस्था में आ जाते हैं
और जब युवा हो जाते हैं तो उनके जो दायित्व थे वो अधिकार बन जाते हैं और अधिकार दायित्व बन जाते हैं। तो उसमें जो सदस्य होते हैं वो आपस में अधिकार और दायित्वों के द्वारा एक दूसरे के साथ में आबद्ध होते हैं, एक दूसरे के साथ में बंधे हुए उसमें होते हैं। सामान्य सामाजिक प्रकार्य, सामाजिक, इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सामाजिक जो प्रकार्य हैं, जो विवाह संबंधी इस तरह के जो आयोजन हैं और कोई आयोजन या सामूहिक गोष्ठियाँ होते हैं, उसमें परिवार की एक इसमें सामूहिक भागीदारी होती है, या जो परिवार का जो प्रतिनिधि है वो उसमें भागीदारी उसमें मानी जाती है और वो परिवार का प्रतिनिधित्व वहाँ पर करता है। दूसरी इसमें बात है परिवार का मुखिया। संयुक्त परिवार में एक जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो परिवार का मुखिया होता है। सभी लोग परिवार का जो मुखिया होता है उसकी सत्ता के अधीन होते हैं। उसका जो पारिवारिक मामलों में है या बाहर के मामलों में परिवार के दृष्टिकोण से परिवार के मुखिया का निर्णय इसमें सबसे अहम होता है, या अंतिम निर्णय मुखिया का ही होता है। ये अलग बात है कि वर्तमान समय में सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तित होने से मुखिया की जो सत्ता है उसका ह्रास होता जा रहा है, इस अधिकार में कमी होती जा रही है। उसको भी परिवार का एक क्या होता है, मुखिया होता है। संयुक्त परिवार की विशेषता है कि यहाँ परिवार का मुखिया होता है। और इसमें ये भी है कि ये मुखिया साधारणतया जो परिवार का जो सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति है, जो वरिष्ठ उम्र का व्यक्ति है, वो परिवार का मुखिया होता है। सबसे पहले परिवार का जो पिता होते हैं वो होते हैं, यदि वो नहीं रहते तो जो बड़ा भाई होता है वो परिवार का मुखिया उसमें माना जाता है। सहयोगी व्यवस्था, इतने सारे लोग रक्त संबंध साथ में रहेंगे तो उनमें एक सहयोगी व्यवस्था भी साथ में ये पाई जाती है। सब लोग आपस में सहयोग करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार कार्य इसमें सारे सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। सदस्यों में एक निश्चित संस्करण इसमें पाई जाती है। परिवार के जो सदस्य हैं उनमें एक संस्करणात्मक व्यवस्था पाई जाती है। और जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनका कहना छोटे व्यक्ति मानते हैं, और जो वरिष्ठ सदस्यों का भी दायित्व है कि वो अपने जो नीचे की व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं का वो लोग ध्यान। एक बोलेंगे तुलनात्मक स्थायित्व। तुलनात्मक स्थायित्व, तुलनात्मक स्थायित्व होता क्या है, जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं जैसे जैसे एकल परिवार बढ़ रहा है, परिवारों के स्थायित्व में कमी आती जा रही है। संयुक्त परिवार में एक सामूहिकता का भाव उसमें ज़्यादा होता है, मुखिया की सत्ता होती है, सब लोगों के एक सामाजिक दबाव भी उसमें होता था, तो वो तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होता था। लेकिन वर्तमान में इस गुण में भी क्या कमी आती जा रही है, लेकिन जो इसमें मूल विशेषताएं थी उसके हमने बात। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने संयुक्त परिवार की परिभाषा और इसकी विशेषताओं के ऊपर हमने चर्चा की। अब अगली क्लास में संयुक्त परिवार के प्रकार और संयुक्त परिवार के क्या इसमें लाभ हैं, क्या इसकी हानियां हैं, और परिवर्तित समय में या वर्तमान समय में समय के साथ में संयुक्त परिवार में क्या कमी आती जा रही है, इसके बारे में हम लोग इसमें विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।